नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्शन मोटर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और AKTU में कई बार ये आ चुका है एग्ज़ाम में। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उस पर ध्यान देना है। तो टॉर्क एक रोटेशनल फोर्स होती है, आप जानते ही होंगे रोटेशनल फोर्स, ठीक है। तो फोर्स इनटू जो रेडियस होता है उसके बराबर टॉर्क होती है। तो टॉर्क आप एक समझ लीजिए एक रोटेशनल फोर्स होती है जो किसी मोटर को घुमाती है। तो टॉर्क एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेज़र करते हैं किसी भी मोटर में, वो उसमें टॉर्क बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती है, ठीक है। तो स्लिप क्या होती है? स्लिप हमने पढ़ा था। स्लिप जो सिंक्रोनस स्पीड और रोटर की स्पीड, रोटर जो असली चीज़, मतलब जो असली चीज़ आप रोटेट होते हुए देखते हैं वो रोटर है। रोटर उसका रोटेशनल पार्ट है। और स्टेटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या है? ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को आप देख नहीं सकते, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को भी आप देख नहीं सकते। तो ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो स्लिप होती है, ठीक है। और पर यूनिट स्लिप आप जानते हैं NS माइनस NR अपॉन NS होता है। तो स्लिप के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक। अब हम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें जो फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला डिराइव होके आया है, लेकिन डेरिवेशन अभी आपके कोर्स में नहीं है, तो आप ये पढ़ लीजिए। टाउ इक्वल टू KS R2 E2 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। अब मैं ये बताऊंगा कि ये फार्मूला के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, ट्रांसफार्मर में आपने दो वाइंडिंग पढ़ी थी, एक प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जितने भी सफिक्स हम लेते थे उसमें 1 लगाते थे, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जितने भी सफिक्स हम लेते हैं उसमें 2 लगाते हैं, ठीक है। यानी जो आउटपुट साइड है उसमें 2 लगाते हैं और जो इनपुट साइड है उसमें 1 लगाते हैं। तो जो इंडक्शन मोटर है वो भी इंडक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ट्रांसफार्मर भी इंडक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बस ट्रांसफार्मर एक रोटेटिंग डिवाइस नहीं है, वो एक स्टैटिक डिवाइस है, लेकिन इंडक्शन मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो ट्रांसफार्मर से इंडक्शन मोटर का काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। तो जैसे ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं कि प्राइमरी में करंट देते हैं, वैसे ही इंडक्शन मोटर में हम स्टेटर में 3 फेज AC करंट देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके की सिमिलैरिटी हुई। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और ट्रांसफार्मर में, इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक इंडक्शन प्रिंसिपल से जो है वो EMF इंड्यूस होती है, ठीक है। EMF इंड्यूस होती है किसमें? प्राइमरी में भी एक MF क्रिएट होता है। तो MF क्या करता है? MF N इंटू आई होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट। जब प्राइमरी में आपने करंट दिया तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट MF आई, तो MF ने क्या किया? एक फ्लक्स को प्रोड्यूस किया। फ्लक्स जो है वो उसने इंडक्शन प्रिंसिपल इधर की हेल्प से EMF इंड्यूस हुआ। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग EMF इंड्यूस हुआ प्राइमरी में भी E1 और सेकेंडरी में E2। तो उसी तरीके से इंडक्शन मोटर में भी प्राइमरी आप मान सकते हैं जो स्टेटर वाइंडिंग है, और सेकेंडरी जो मान सकते हैं रोटर वाइंडिंग। तो EMF इंड्यूस किस में होगी? रोटर में होगी। मतलब आपने स्टेटर में करंट दिया 3 फेज AC, आप इसको प्राइमरी समझ लीजिए स्टेटर वाइंडिंग को। और फिर क्या हुआ कि एक MF प्रोड्यूस हुई, MF के बाद एक MF के बाद एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुई, फ्लक्स ने कट किया, और कट करने के बाद रोटर के कंडक्टर्स में एक EMF इंड्यूस हुई, और रोटर के कंडक्टर्स में करंट फ्लो कर दिया, क्योंकि रोटर के कंडक्टर हम पहले से ही शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं। तो इसका मतलब है कि रोटर में जो जितने भी टर्म्स यूज़ करेंगे, रोटर्स का जो रेजिस्टेंस होगा वो R2 लिखेंगे, रोटर का जो रिएक्टेंस होगा वो X2 लिखेंगे। इंडक्शन प्रिंसिपल है तो पूरा पूरा इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। और रोटर में जो EMF इंड्यूस होगा उसको हम E2 लिखेंगे। तो टाउ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा KS R2 E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है? K एक कॉन्स्टेंट है, R2 क्या है? सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकेंडरी का रेजिस्टेंस मतलब रोटर का रेजिस्टेंस। E2 क्या है? EMF इंड्यूस्ड इन रोटर, ठीक है। और X2 क्या है? इंडक्टेंस, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है रोटर का, वो X2 से दिया गया। S क्या है? स्लिप, ठीक है। तो ये फैक्टर से फॉर्मूला बना है, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। टाउ इक्वल टू KS R2 E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस SX2 का होल स्क्वायर, ठीक है। R2 और X2 जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, इनकी वैल्यू नहीं चेंज होती। आप फ्रीक्वेंसी सेम रख रहे हैं तो X2 की वैल्यू नहीं चेंज होगी।
R2 भी आपका फिक्स है, ठीक है। तो टाउ जो है वो बाकी फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन R2 और X2 पे अभी देखेंगे कि ये नहीं डिपेंड होता, मतलब R2 X2 की वैल्यू फिक्स है, ठीक है। अब हम इसको टॉर्क स्लिप रीजन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम 3 रीजन में बांट के और फिर इसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो 3 रीजन्स हैं वो देखिए, पहला रीजन है लो स्लिप रीजन, दूसरा रीजन है मीडियम स्लिप रीजन, तीसरा रीजन है हाई स्लिप रीजन। तो लो स्लिप रीजन क्या होगा कि लो स्लिप रीजन वो होगा जिसमें एस की वैल्यू 0 है, ठीक है। एस क्या होता है, एन एस माइनस एन आर। तो अगर एस 0 है तो इसका मतलब एन एस और एन एस माइनस एन आर क्या हुआ, एस 0 का मतलब क्या हुआ, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक। तो इसका मतलब एन एस इक्वल टू एन आर है। तो स्पीड जो है वो सिंक्रोनस स्पीड के बहुत पास है, तो स्लिप यहाँ पे बहुत कम होगी, मतलब ये हम मानते हैं कि स्लिप की वैल्यू बहुत कम होगी। स्लिप की वैल्यू आप मान लीजिए 0.01 0.02 इस तरीके से है। तो एस का जो स्क्वायर होगा वो और भी कम होगा। अब आप फॉर्मूला अगर देखें तो फॉर्मूले में देखिए, ये फॉर्मूला है के एस आर टू ई टू स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो ये एस की वैल्यू अगर 0.01 है, ध्यान दीजिए, एस की वैल्यू अगर 0.01 है तो 0.01 का जो स्क्वायर है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी आ गया। तो आर टू स्क्वायर के टर्म कंपैरिजन में ये निगलेक्ट हो जाएगा, मतलब तो ये क्वांटिटी जो है आपकी निगलेक्ट हो जाएगी। आर टू एक कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे तो क्या होगा, टॉर्क जो है चेंज होने वाली चीज़ के एस, ई टू भी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम ई वन को नहीं चेंज कर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी में जो वोल्टेज है उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक ई टू चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ई टू भी चेंज होने वाली क्वांटिटी नहीं, मतलब ये कांस्टेंट हो गया, के कांस्टेंट हो गया, आर टू कांस्टेंट हो गया। नीचे ये टर्म जो है वो इसके कंपैरिजन में निगलेक्ट हो गया, ठीक। तो बचा क्या, ये आर टू स्क्वायर नीचे बचा, लेकिन आर टू स्क्वायर खुद भी कांस्टेंट है। बात समझिएगा, ये एस एक्स टू एस की वैल्यू 0.01, तो 0.01 का स्क्वायर मतलब ये बहुत छोटी है, मैं ये बात बता रहा हूँ। तो इसका स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी जो है इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी आप समझ लीजिए नेगलेक्ट 0 हो गई, ठीक। अब ये आर टू स्क्वायर खुद भी एक कांस्टेंट है, तो इसको खुद ही हम हटा देंगे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे। ये आर टू भी कांस्टेंट है। ये ई टू स्क्वायर, ई टू जो है सेकेंडरी का ई एम एफ, तो ईएमएफ वैसे ही इंड्यूस होगा जैसे V1 आप देंगे, तो V1 आप चेंज नहीं कर रहे हैं तो E2 चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट हो गया, R2 भी कांस्टेंट होगा, K कांस्टेंट है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, जो टॉर्क है वो टॉर्क वो स्लिप के प्रोपोर्शनल आएगी, ठीक है। टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। जो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये स्टार्टिंग का कर्व देख लीजिए, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये एक लीनियर टाइप का कर्व बनेगा। टॉर्क यहाँ पे है, स्लिप यहाँ पे है, तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स जब 0 से स्टार्ट हो रही है तो ये लीनियर कर्व बन रहा है, एक सीधी लाइन टाइप की बन रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मीडियम स्लिप रीजन है, मीडियम स्लिप रीजन में क्या होगा कि स्लिप की वैल्यू बढ़ गई, मान लीजिए स्लिप की वैल्यू जो है 0.06 पहुँच गई, तो अब जो है एस एक्स टू का स्क्वायर जो है वो नेग्लेजिबल नहीं रह जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे फॉर्मूला फिर से देखते हैं, एक बार फिर से फॉर्मूला पे आते हैं। तो एस एक्स टू का जो स्क्वायर है ये नेग्लेजिबल नहीं, एक्स एस की वैल्यू मान लीजिए 0.06 का स्क्वायर हुआ 0.36, तो 0.36 उतनी नेग्लेजिबल वैल्यू नहीं है। एक्स टू की वैल्यू जैसे मान लीजिए एक इंडक्शन मोटर, पर्टिकुलर इंडक्शन मोटर में R2 की वैल्यू 2 ओम है तो X2 की 200 ओम होती, तो 200 का स्क्वायर हुआ आपका 4000, 4000 इंटू 0.36 भी करेंगे तो उतना छोटी, मतलब इस ये वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, ये नेग्लेजिबल हो गया। अब ये वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे आ रहा है, 4000 के मतलब आसपास 1000 वैल्यू आ रही मान लीजिए इसकी, तो 1000 और 2 में 2, 4 में 4 नेग्लेक्ट हो जाएगा, 1000 कंसीडर करेंगे तो R2 स्क्वायर जो है नेग्लेजिबल हो गया। तो अब एस स्क्वायर X2 स्क्वायर यहाँ कंसीडर करेगा, उसमें भी X2 कांस्टेंट है, तो सिर्फ बचा S नीचे की ओर, S स्क्वायर, ऊपर R2 स्क्वायर E2 स्क्वायर हट जाएगा जैसे पहले हटा था, क्योंकि ये कांस्टेंट है। K हट जाएगा प्रोपोर्शनलिटी में, प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी लगाएंगे, जितने कांस्टेंट है वो सब हट जाएंगे, K हट जाएगा, R2 हट जाएगा, E2 स्क्वायर हट जाएगा, बचेगा टॉर्क S ऊपर, ठीक। नीचे R2 स्क्वायर पहले ही नेग्लेजिबल हो गया, ये हट गया। अब यहाँ बचा, यहाँ पे क्या हुआ कि X2 का स्क्वायर जो है ये भी नेग्लेजिबल हो गया, तो S अपॉन एस स्क्वायर बचा। तो टॉर्क की जो वैल्यू है आप देखेंगे यहाँ पे बची S अपॉन एस स्क्वायर, तो ये हो गया 1/s,
तो 1/s यानी इन्वर्स रिलेशनशिप हो गई। तो इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब टॉर्क बढ़ेगी तो स्लिप कम होगी, स्लिप बढ़ेगी तो टॉर्क कम होगी। तो इसका मतलब है ये स्लिप हम इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, आप बात को समझिएगा कि स्लिप हम इस डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या होगा कि ये इन्वर्ट होने लगेगा, ये इन्वर्ट होने, अब स्लिप की वैल्यू बढ़ने पे टॉर्क की वैल्यू कम होने लगेगी। ठीक है, अब फिर लास्ट जो रीजन है उसमें क्या होगा कि एस की वैल्यू आपने बहुत बढ़ा दी, 1 के आसपास पहुंच गई। तो एस की वैल्यू 1 का मतलब एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। एस की वैल्यू 1 तभी हो सकती है जब एन आर जीरो, एन आर जीरो मतलब रोटर रोटेट ही नहीं कर रहा है, एन एस अपॉन एन एस 1 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि रोटर अगर रोटेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि रोटर को आपने पकड़ लिया, आपने फुल वोल्टेज दिया और रोटर को आपने रोटेट नहीं, बेल्ट से एक बांध दिया या आपने उसको पकड़ के बैठ गए उसके ऊपर, तो क्या होगा, रोटर रोटेट नहीं होगा। रोटर रोटेट नहीं होगा तो इसका मतलब है आप उस पर टॉर्क लगातार लग रही है लेकिन आप उसको उससे ज़्यादा फोर्स लगा के रोक रहे हैं, तो ये क्या होगा कि अगर इस स्थिति को बरकरार रखा तो मोटर जो है वो बर्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाई स्लिप रीजन।